स्वागत है आप लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है कौन सा है, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन वाला जो हमारा एक्सरसाइज था 1.1 था, जिसमें हमने सीखा था कि संबंध किसे कहते हैं, संबंधों के प्रकार क्या हैं। साथ साथ में एक्सरसाइज 1.1 को पिछले वीडियो में पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया है। जो महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, उस पर आधारित हमने क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे और उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो आज जो एक्सरसाइज 1.2 है ये हमारी फंक्शन पर आधारित है, यानी मैपिंग भी बोलते हैं इसको, फलन या प्रचित्रण कहते हैं। तो फंक्शन यहाँ भी पढ़ रहे हैं, फंक्शन 11वीं क्लास में भी पढ़े थे, यहाँ भी फलन के प्रकार पढ़ेंगे, वहाँ भी फलन के प्रकार पढ़े। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, तो मैं आज आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो मैं शुरू थोड़ा सा 11th को हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं। 11th क्लास में फंक्शन में क्या पढ़े थे। 11th क्लास में जो हमारा फलन था यानी फंक्शन था वो क्या था, यहीं से हमारा बेसिक शुरू होता है कि फंक्शन है क्या। तो भाई फंक्शन, अगर मैथमेटिक्स में अभी बात ना करूं, थोड़ा प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से बात करूं, तो फंक्शन क्या होता है यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा वो घरों में हमारे पास स्विच होते हैं। मान लीजिए ये S1 स्विच हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, ये S4 हो गया। स्विचों का हमारे पास एक सेट हो गया और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं उनको मान लेते हैं सेट B है। जैसे F1 पंखा नंबर 1 हो गया, पंखा नंबर 2 हो गया, फैन नंबर 2, फैन नंबर 3, या बल्ब नंबर 1 हो गया, बल्ब नंबर 2 हो गया, या कोई आपके पास और भी उपकरण है, मान लीजिए कूलर हो गया C1, पहला कूलर ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ मोटा मोटा जान लो कि जो हमारे ये स्विचेस हैं इसको मैं कहता हूँ डोमेन। क्या कहता हूँ, डोमेन। और एक मशीन है, मशीन का मतलब जो हमारे स्विच जैसे वर्क करेंगे, स्विच जैसे जैसे वर्क कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनिंग करना। यानी कि आपने स्विच 1 दबाया और आपको फैन 1 चल चुका है, S2 हमारा हमने आपने दबाया और फैन 2 चला, S3 हमने दबाया और हमारा बल्ब जल गया, S4 हमने दबाया बटन और तुरंत हमारा स्विच को ऑन करते ही हमारा ये कूलर नंबर 1 चल गया। तो यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखिए, जो ये वाला हिस्सा है, जो स्विचों का हिस्सा है हमारा, इसको डोमेन समझिए। और जो फंक्शनिंग करने के बाद में भाई आपने दबाया और जो आउटपुट निकल के हमारा रिजल्ट दे रहा है कि हमारा पंखा चल पड़ा, वो हमारा आउटपुट है। इस पूरे के पूरे जो हमारे पास उपकरण लगे हुए हैं घर में जितने भी हैं, चाहे काम कर रहे हो चाहे ना काम कर रहे हो, चाहे स्विच से रिलेटेड हो या ना रिलेटेड हो, मैच नहीं करता है, मैटर नहीं करता है, इस पूरे सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं, सॉरी कोडोमेन कहते हैं। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, डोमेन। यानी जितने स्विच हैं हमारे घर पे डोमेन, जितना हमारा उपकरण लगा हुआ है कोडोमेन, ठीक है ना। अब आपने स्विच S1 को दबाया, फैन चल चुका है। मान लीजिए यहाँ पर B2 हमारा काम नहीं कर रहा, लेकिन है तो कोडोमेन का ही हिस्सा। तो यहाँ पर क्या होगा, डोमेन वो सारे इनपुट हैं जिस पर हमारा फंक्शन काम कर रहा है। अब ये थोड़ी ना है कि हम यहाँ पर स्विच के अलावा कुछ और दबाएंगे, स्विच के अलावा घर पे कुछ और लगा हुआ है, पाइप वाइप लगी हुई है, पाइप लगी है मान लीजिए, और पाइप को प्रेस करोगे या फिर कुछ दीवारों में से दबाओगे तो कोई वैलिड इनपुट तो मिलना नहीं है वहाँ। वैलिड इनपुट तो हमारे स्विच हैं, ठीक है ना। तो वैलिड इनपुट, वैध हमारे जो निवेशी होते हैं उन्हीं को डोमेन कहते हैं। और डोमेन हमारे क्या करेंगे, एक फंक्शन, एक बीच में एक फंक्शन होगा, फंक्शनिंग होगी। जैसे आपने स्विच को दबाया और उसके भीतर क्या हो, तार आपस में टच कर गए और फिर एक फंक्शनिंग होती है। पूरी इलेक्ट्रॉन कैसे आते जाते हैं वो मैटर नहीं करता है, उतना डिटेलिंग नहीं करना है, बस कुल मिला के इतना जान लीजिए कि जैसे मैंने स्विच दबाया एक फंक्शनिंग हुई, फंक्शनिंग के थ्रू हमारा फैन या बल्ब या कूलर हमारा ऑन हो गया और काम करने लगा। तो यहाँ पर जिस स्विच से हम काम कर रहे हैं जो आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोग रेंज कहेंगे। क्या बोलेंगे, रेंज कहेंगे। तो यहाँ रेंज हमारा क्या क्या हो जाएगा, फैन F1 हो जाएगा, जो मतलब कि रिलेट है सीधा सीधा, स्विच S1 से F1 रिलेट है, S2 से F2 रिलेट है, और हमारा S3 B1 रिलेट है, और S4 इनपुट डालते ही हमारा ये कूलर नंबर 1 रिलेट है, बाकी कूलर नंबर 2 भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारे इस स्विच से रिलेटेड जो हमारी वैल्यू आ रही आउटपुट में, कोडोमेन में, वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल आप मान के चलिए, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल आप मान के चलिए। एक दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं बढ़िया सा, एक एग्जाम्पल और अच्छा सा उठाते हैं।
एग्जाम्पल बढ़िया सा उठाते हैं। देखिए आप लोगों ने गांव में थ्रेशर देखा होगा, जिससे गेहूं निकाला जाता है, उसको गेहूं की मड़ाई की जाती है। वो भी एक प्रकार की मशीन है। उससे और समझते हैं चीज़ों को, डोमेन को, डोमेन फंक्शन को। तो भाई फंक्शन यहाँ पर फंक्शनिंग जो करने जा रहा है वो है थ्रेशर। कौन है? थ्रेशर। थ्रेशर को एफ दे दीजिए नाम, और यहाँ पर एक सेट ए हो जाएगा, एक सेट बी हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए हमारे पास गेहूं का पौधा है सूखा हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए धान का पौधा। बस दो ही इनपुट लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्या होगा? गेहूं का भूसा मिलेगा, यहाँ पर मान लेते हैं भूसा नंबर 1, और धान का भूसा मिलेगा भूसा नंबर 2, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होंगे? इनपुट होंगे। ये हमारे क्या होंगे? आउटपुट होंगे। और इनपुट हमको लेना है वैध। अब ये नहीं कि यहाँ पर थ्रेशर तो है, ये मशीन बनी है गेहूं धान के भूसे निकालने के लिए, और हम यहाँ पे कोई सरिया डाल दें, राड डाल दें यहाँ पर, या कोई पत्थर डाल दें, तो क्या भूसा बना के थोड़ी ना देगा? फिर तो खराब जाएगी मशीन हमारी। तो ये सरिया हमारा वैलिड इनपुट नहीं होगा। इसमें हम कुछ और चीज़ें आलतू फालतू की लकड़ी नहीं डाल सकते हैं। लकड़ी के लिए हमारा थ्रेशर खराब जाएगा, ये इसको स्वीकार नहीं करेगा, ये फंक्शन काम नहीं करेगा। इतना दिमाग में रखिएगा। तो फंक्शन में इनपुट वैलिड होना चाहिए। उन्हीं वैलिड इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। उन्हीं वैलिड इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। और जो ये हमारा बी वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। यानी जो चीज़ ये निकाल सकता है मैक्सिमम पॉसिबल, उसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारे जहाँ से जो चीज़ का हमें आउटपुट मिल रहा है, ये केवल आउटपुट, बाकी और भी प्रकार के ये भूसे निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। और भी जो भी इनपुट डालोगे उसके हिसाब से ये भूसे निकाल सकता है। उन सब के सरसों के भी प्लांट हो, उसका भी भूसा निकाल सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के भूसे निकाल सकता है। लेकिन जितना भी पॉसिबल ये कर सकता है मैक्सिमम, उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। लेकिन जो इनपुट रख के जो आउटपुट डायरेक्ट दे रहा है, वो हमारा होता है रेंज। वो हमारा क्या होता है? रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन यानी फलन का क्या होता है? परिसर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन। इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो फंक्शन समझ में आया होगा। फंक्शन क्या होती है? एक सेट से दूसरे सेट में जाने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है। जब हम इसी गणित में बात करते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? एक को डोमेन, एक को कोडोमेन कहते हैं। यानी कि एक सेट लेते हैं, दो सेट की बात करेंगे। यहाँ पर भी जैसे रिलेशन में भी था, एक सेट से हम दूसरे सेट में जाते थे एक नियम के आधार पर। और फंक्शन में भी यही हाल होगा कि हम एक सेट से दूसरे सेट में जाएंगे। तो रिलेशन फंक्शन में कुछ तो अंतर होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल अंतर। आज मैं उसी अंतर को डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर में। उसी अंतर को डिस्कस करूंगा कि रिलेशन, किस टाइप के रिलेशन फंक्शन होते हैं और किस टाइप के फंक्शन रिलेशन होते हैं, या रिलेशन फंक्शन में क्या अंतर है माइन्यूट। इस बात को भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 11th क्लास पे थोड़ा सा फिर से आते हैं। टाइप्स ऑफ वहाँ फंक्शन हम लोग पढ़े थे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ f ऑफ x इक्वल टू 4, और ये जो हमारा x है, इनपुट हमको उठाना है रियल नंबर से और ले जाना है रियल नंबर में, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा इस पर काम कर रहा है। यहाँ पर ये इसका डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा, और जिसके हिसाब से यहाँ पर जो इनपुट रखोगे तो आउटपुट तो यहाँ पे फिक्स आ रहा है। यानी x के हर मान के लिए इसकी वैल्यू सेम टू सेम आ रही। इसका ग्राफ बनाना आपने सीखा होगा। ये 4 ऊंचाई पर है मान के चलिए। x के हर एक मान के लिए इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष। वैसे भी जान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा x अक्ष होगा, ये हमारा डोमेन कहलाएगा। जो y अक्ष होगा यहाँ पर कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट हम देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दें, यहाँ पर 1 2 3 4 5, या -1 2 -3 4 5, या निगेटिव नंबर, या फिर डेसिमल में नंबर, या फ्रैक्शन में, हर बार, क्योंकि हम रियल नंबर की बात करें तो यहाँ सारी परमेय अपरमेय सारी संख्या, रेशनल इरेशनल सारे नंबर आएंगे। सब पर हमको ये 4 निकाल के दे देगा। तो एक लंबी सी लाइन इस तरह से कांस्टेंट आएगी। इसकी ऊंचाई हर जगह बराबर होगी। यानी ये आउटपुट हमको हर बार क्या दे रहा है? 4 ही दे रहा है। यानी कि रियल नंबर में जितने भी इनपुट होंगे, ठीक है ना, और ये भी रियल नंबर का ही ग्राफ है आपका, मतलब ग्राफ क्या कह लीजिए, सेट है वाई वाला भी, क्योंकि यहाँ पर इसको आप मानिएगा x और इसको मानिएगा y अक्ष वाला, ठीक है। तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। लेकिन इस पूरे के पूरे रियल नंबर में कोडोमेन में केवल हमारा 4 ही है जो मैप हो रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी वैल्यू आएंगी सबके सब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी, सबके सब 4 पर ही मैच हो रही हैं। तो इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। x का कोई भी मान उठाओ और हर बार जो वैल्यू आउटपुट निकले वो सेम टू सेम निकले, तो इसको कांस्टेंट फंक्शन हम लोग बोला करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा आइडेंटिटी फंक्शन भी हम लोग 11th में पढ़े थे।
आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जो डालो वही निकले, जो डालो फंक्शन में, जो इनपुट करो वही आउटपुट निकले। एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और हमारा जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर मैप हो रहा है, ठीक है ना। रियल नंबर में कुछ भी डालो, यहाँ पर 1 डालोगे तो 1 देगा, 2 डाला तो सेम वही जो डाले वही मिल रहा है, 3 डाले हो तो यहाँ पर 3 मिल रहा है। इसको हम लोग आई से दिखाते हैं, आई ए से इस फंक्शन को हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। जो डाल सकते हैं उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, जो निकलता है डालने पर वो हमारी रेंज होती है, और जिधर ये तीर का निशान होता है ये पूरा का पूरा सेट हमारा कोडोमेन का होता है, सह प्रांत का होता है। इसको दिमाग में डाल लीजिए, किसका होता है, सह प्रांत का। और ये क्या होता है हमारा, जिधर से तीर जा रही है इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। और जिधर को जा रही तीर वो हमारा सह प्रांत होता है, और लेकिन जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। ये जो हमारी आउटपुट निकल के आएंगे इनपुट डालने पर उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज, या फिर इसको बोलते हैं परिसर, हिंदी में परिसर। इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा था दूसरा नंबर, आइडेंटिटी फंक्शन, थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं। बाकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब निकालना, आपको डोमेन और रेंज निकालना 11वीं क्लास में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं उस पर, और आप देखिए कंपटीशन में भरे रहते हैं। डोमेन निकालने वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे रहते हैं, रेंज निकालने वाले भी खूब सारे रहते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके बाद आपने कोई पी ऑफ एक्स लिया, या पी भी एक फंक्शन मान लीजिए यहाँ पर, या आप केवल एफ से ही नहीं दिखा सकते हैं, आप जी ले सकते हैं, एच ले सकते हैं फंक्शन को दिखाने के लिए। मशीनें चेंज हो गई, आप नाम बदल सकते हैं, या कभी कभी हम लोग F1, F2, F3 से भी फंक्शन को दिखाते हैं, तो कुछ भी नाम रख लीजिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया, मान लीजिए पी ऑफ एक्स, यानी कि पी ऑफ एक्स ना के एफ ऑफ एक्स रख देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल वाले फंक्शन होते हैं, जिसको आप 9th क्लास में पढ़े थे। पॉलिनोमियल कितने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ट्राई, यहाँ पर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर कहीं भी लिखा रहे r, और यहाँ से r से r प्लस में जा रहे हो, तो इसका भी मीनिंग होता है। ये हमारा डोमेन होता है, जो हमारी वैल्यू निकल के जाएगी, जो रूल के हिसाब से, ये रूल है हमारा कि जो भी रखो इसमें रखो, x की जगह पर इसमें रखते जाओ तो आउटपुट मिलता जाएगा। तो हमको जो भी आउटपुट मिले वो r पॉजिटिव मिलना चाहिए। ये सब यहाँ पर लिमिटेशन है, इसके रूल है, इस फंक्शन के रूल है कि आप इनपुट ये वाले डालिए और आउटपुट हमको प्लस वाले ही चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखना है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, रेशनल फंक्शन है। रेशनल में क्या होता है, ये पॉलिनोमियल डिवाइड में आता है। मान लीजिए यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में होगा ये रेशनल फंक्शन। मान लीजिए मैंने f ऑफ x लिया, और ऊपर भी कोई x प्लस 2 है मान लीजिए, और नीचे भी यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। तो यानी ऊपर भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल आपका फंक्शन कहलाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा था, मॉडुलस फंक्शन सीखा था। मॉडुलस फंक्शन थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन की क्या क्या रेंज होती है, क्या डोमेन होती है, ठीक है ना। तो मॉडुलस फंक्शन मान लीजिए मैंने उठाया यहाँ से f ऑफ x इक्वल टू मॉड x, इसको मॉड x से दिखाते हैं। और मान लीजिए ये रियल नंबर से रियल नंबर पर जा रहा है, यानी कि आपकी जो फंक्शन ही हो रही, इनपुट आप रियल नंबर के उठाइए और आउटपुट हमको रियल नंबर में लेना है। तो यहाँ से जब हम बातचीत करते हैं फंक्शन पर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा f ऑफ x है, ये जो मशीन है, यानी कि ये जो रूल है, ये बताता है कि जो हमारा आउटपुट निकलेगा कैसा निकलेगा। अगर आप x को निगेटिव लेते हो, 0 से छोटा लेते हो, तो दरअसल आप इसकी प्रॉपर्टी आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि आप माइनस में कुछ भी लेते हो, जैसे -2 लिया तो ये +2 दे देता है। तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है भाई कि +2 देगा कैसे। तो गणित वालों ने क्या किया कि -2 यहाँ रखा, और कहे कि जब इसमें निगेटिव है तो ये भाई निगेटिव है तो ये पॉजिटिव कब देगा। तो इन्होंने कहा निगेटिव को निगेटिव ही रखो, यहाँ पर -2 ही रखो, ठीक है। बस इसके पीछे क्या करना, एक नियम लगा देना, माइनस लगा दे, ताकि ये हमको पॉजिटिव दे दे। बाकी 2 रहेगा तो ये तो 2 तो देगा ही देगा, जो है वही रखो। लेकिन जब निगेटिव है तो इसके पहले निगेटिव लगा दो, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। तो उन्होंने कहा जब आपका x जो है निगेटिव होगा तो जो है यहाँ रखो, लेकिन ये चूंकि ये आपने बोला यहाँ पहले से कि x हमारा क्या है, ऋणात्मक है, x हमारा निगेटिव है। तो हमारा जैसे ये निगेटिव है, x आपने डिक्टो होता है ये निगेटिव है, लेकिन इसके पहले अगर हमने माइनस लगा दिया तो ये पॉजिटिव दे रहा है। दरअसल ये इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जब x आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा हो, तो जो है वही निकल के चला आएगा यहाँ पर डिक्टो। लेकिन जब निगेटिव रखोगे,
यानी यहाँ पर जो निगेटिव होगा ये बाहर पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब इसके पहले निगेटिव लगा देंगे तब बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जब भी x को निगेटिव रखोगे तो इस तरह से। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन था, मॉडुलस, हाँ मॉडुलस फंक्शन था। इसका ग्राफ भी आप लोगों ने देखा होगा। इसका ग्राफ अगर देख रहे हो तो 0 पर 0 देगा, 1 पर 1 देगा, 2 पर 2 देगा, ऐसे लाइन चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं -1 रखूंगा 0 पर 0, -1 पर क्या आएगा, ये -1 नहीं आएगा, बल्कि देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर -1 लेना है अगर, तो ये कैसे बन जाता है, चूंकि ये निगेटिव है तो जैसे वैसे लिखा जाएगा, लेकिन इससे बाहर माइनस लगा दिया जाएगा तो इसलिए ये +1 हो जाएगा। तो ये अब नीचे को नहीं आएगा ग्राफ, बिल्कुल ऐसे चला जाएगा, 1 -1 पर 1, -2 पर 2। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, वी शेप में ऐसे करके। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कोई पता नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू से क्या आएगी, 0 होगी। याद रखिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पर भी बेस हमारे बहुत सारे डोमेन से या रेंज से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डोमेन तो इसका सब कुछ है, चाहे जितना रखो पूरा रियल नंबर डोमेन होगा, डोमेन इसका पूरा रियल नंबर होगा। लेकिन जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर देखिए नीचे का पूरा हिस्सा कट गया है माइनस साइड का, तो हमारा r पॉजिटिव ही इसकी रेंज होगी, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर हमारी इसकी रेंज होगी, क्योंकि माइनस वाली कोई चीजें हमको दे नहीं रहा। ये भी जो इसको इधर आना चाहिए था नेगेटिव साइड में y एक्सिस से, ये उधर को रिफ्लेक्ट हो गया है पूरा का पूरा। मॉड निकालने पर जितनी निगेटिव चीजें सब पॉजिटिव हो गई हैं आउटपुट में, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन सब की हम लोगों ने वहाँ डोमेन और रेंज और कोडोमेन पर बातचीत की थी। ये हमारा पूरा 11th का क्लास था। इस 11th क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी थी, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग 12th क्लास का हम लोग बातचीत करने वाले हैं, यहाँ पे जो फंक्शन सीखने वाले हैं वो कुछ अलग है। यहाँ पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं गुणों के आधार पर फंक्शन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कौन कौन से इनपुट कितने आउटपुट पर जा रहे हैं, या फिर कैसे यहाँ पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, इस पर बातचीत करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्लास 12 में फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि एक्स वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। एक फंक्शन है हमारे पास, मैपिंग है x इंटू वाई, जो x से जा रही y पर, ठीक है। रिटर्न लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा इसको हम लोग 11th क्लास में सीखे ही हैं। x से y में एक मैपिंग हो रही है, यानी कि एक फलन हो रहा है, एक रूल हो रहा है। तो f क्या है, एक तरह का नियम है, किससे, बाई विच, जिससे कि ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग टू x, जो भी एलिमेंट आप x का उठाओगे, x1 x2 x जो भी उठाओगे, सब कहाँ से उठा रहे हो, x से उठा रहे हो। सारे एलिमेंट की बातचीत हो रही है जो x में पढ़ने वाले हैं। डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y, यानी कि जो भी एलिमेंट यहाँ से उठाओगे, एक तो यह जाने ईच एलिमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा अगर ये डोमेन है और ये हमारी रेंज है, ठीक है, सॉरी कोडोमेन। x से y में एक फंक्शनिंग हो रही है, तो उन्होंने बोला है कि जितने भी एलिमेंट हो, जैसे a है, b है, c है, d है और ये मान लेते हैं e है, इसका हर एक एलिमेंट, यहां पर मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 मान लेते हैं, इसका हर एक एलिमेंट इधर किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होना ही चाहिए, इतना दिमाग में रखिएगा। हर एक एलिमेंट, ऐसा नहीं कि आपने 1 को कर दिया, 2 को कर दिया और इसको भी कर दिया, मान लीजिए 3 से, और आपके इसको भी कर दिया और ई एलिमेंट छूट गया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। इतना दिमाग में रखते जाओ, फंक्शन कब नहीं होगा इसको दिमाग में रखो। पहले तो ये फंक्शन कब नहीं होगा इस पर बातचीत कर रहे हैं। फंक्शन कब नहीं होगा, जब डोमेन में कोई एक एलिमेंट छूट जाएगा जो इधर से किसी एलिमेंट से मैच ना करता हो, यानी मैप ना होता हो, तो उस दिमाग में रख लीजिए, उस स्थिति में ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा, इसका हर एक एलिमेंट जो है इधर कम से कम एक एलिमेंट से जरूर इसको जो है रिलेट होना चाहिए, ठीक है। इधर आपको जरूर मतलब इधर नहीं छूटना चाहिए, चाहे इधर छूट जाए, इधर एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जब भी ये फंक्शन की बातचीत की जाए, मैपिंग की बातचीत की जाए। तो उस कंडीशन में डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जो इधर से मैपिंग जिसकी ना हुई हो कोडोमेन से, ठीक। एक बात ये हो गई। और एक दूसरा केस और है, एक दूसरा केस और है जब ये फंक्शन नहीं बनेगा, एक दूसरा केस और है जब ये फंक्शन नहीं बनेगा, उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। दूसरा केस और है जो ये फंक्शन नहीं बनेगा, अब मैं इधर कर देता हूँ इसको। दूसरा केस और है जो फंक्शन नहीं बनेगा, जैसे मैंने एक सेट उठाया x और दूसरा सेट उठाया y, ठीक है, x उठाया y उठाया, यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास f डिफाइंड है x से y में, और मैंने ले लिया यहाँ पर a b c और d, और यहाँ ले लिया मान लेते हैं
1 2 3 मान लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने ले लिया यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या होगा कि अगर कभी आपको दिखाई पड़ा एक ही इनपुट से दो आउटपुट हो जाए, एक ही इनपुट से कभी भी दो आउटपुट हो जाए, तो यानी इस सेट को देखें, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर B1 B2 दिख रहा है ऐसे। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि एक ही इनपुट से दो आउटपुट निकल रहे हैं, यानी B का 1 से रिलेशन है, B का 2 से, तो ये रिलेशन तो हो सकता है, ये रिलेशन तो हो सकता है, B का 1 B का 2, ये रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी ये फंक्शन जो है आपका नहीं होगा, लेकिन रिलेशन हो जाएगा। तो दूसरा रूल क्या है इसका कि डोमेन का कोई एक सिंगल एलिमेंट दो जगह दो तीर नहीं जानी चाहिए, ऐसे एक ही जगह से दो तीर नहीं जानी चाहिए, इतना दिमाग में रखिएगा। यानी एक एलिमेंट डोमेन, एक ही इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन ये फंक्शन इस केस में भी नहीं होगा, इतना दिमाग में रखिएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। यानी जब भी आपको इस फॉर्म में दे दें तो आपको यही चेक करना है कि एक ही इनपुट के कहीं दो आउटपुट तो नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा नहीं कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा, यहाँ लिखा A,2 B,3 C,6 और 8,4 D, मान लीजिए 4 ले लिया, और ये हमारा एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में एक रिलेशन है। और एक फंक्शन भी एक रिलेशन और ले लेते हैं यहाँ पर हम 3 2 नहीं लेंगे, A2 A1 B3, ये आप इन दोनों को गौर से देखिए। इसमें देख रहे हैं A B अलग अलग इनपुट है तो अलग अलग आउटपुट आए हैं, ठीक है। यानी कि इनपुट आपके मिल नहीं रहे हैं। यहां देखिए इनपुट आपके मिल नहीं रहेगा, मतलब क्या हुआ, यहां A है तो यहां B है, अलग अलग इनपुट के अलग अलग इनपुट है। यहां पर देखिए अलग अलग, यहां पर क्या हो गया, सेम इनपुट है, A पर 2 भी आ रहा है, A पर 1 भी आ रहा है। यानी कि एक ही स्विच से बल्ब और एक ही स्विच से पंखा दोनों नहीं चल सकते, इतना दिमाग में रखिएगा कि एक स्विच दबाओ, बल्ब और पंखा दोनों चल जाएं तो वो फंक्शन यहां पर नहीं माना जाएगा 12th क्लास के हिसाब से। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। एक ही वैल्यू, एक ही हमारे पास स्विच है, इसको दबाइए तो एक बल्ब या फिर पंखा ही जलना चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी कि एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं होना चाहिए फंक्शन होने की, ये भी दूसरी शर्त है। तो दो शर्त है हमारे पास फंक्शन होने की, इतना दिमाग में बैठा लीजिए, दो शर्त हैं। तो यहां पर क्या पता चल रहा है कि ये रिलेशन दोनों हैं, लेकिन फंक्शन केवल ये वाला है, फंक्शन ये नहीं है। ये फंक्शन है, ये f है और ये f नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कुछ फंक्शन ही रिलेशन होते हैं, विशेष प्रकार के रिलेशन ही फंक्शन होते हैं। तो ऐसे रिलेशन जिसमें सेम इनपुट पर दो आउटपुट ना आए, एक ही इनपुट पर अगर दो आउटपुट आ जाते हैं तो वो केवल रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं होगा। और अगर एक ही इनपुट पर दो आउटपुट आ गए तो वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, अलग। और एक आप देख रहे हैं यहाँ पर हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट जरूर है यहाँ पर, तो वो हमारा फंक्शन हो जाता है। तो दो ही नियम आपको दिमाग में रखना है कि फंक्शन कब नहीं होगा। पहला फंक्शन कब नहीं होगा कि डोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहला नियम ये हो गया। डोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, पहला नियम तो ये है। डोमेन का कोई अवयव, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो, ऐसा ना हो जो क्या हो, दूसरे सेट यानी कोडोमेन से संबंधित ना हो, ठीक है। एक बात ये, दूसरा क्या है, एक ही इनपुट के दो आउटपुट ना हो। जैसे मैं तीर बना दे रहा हूं यहां पर, ये ऐसे 1 2, तो एक ही इनपुट के इसको हटाओ, दो आउटपुट ना हो,
दो नियम हैं, अगर ये ऐसा होता है डोमेन का कोई एक एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, पहली बात तो फंक्शन होने की पहली शर्त ये डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि एक ही इनपुट के दो आउटपुट ना हो, तो ये फंक्शन मान लिया जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एक ही इनपुट के दो आउटपुट नहीं होने चाहिए और डोमेन का कोई एलिमेंट खाली ना हो, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। इसी को हम लोग बोलेंगे फंक्शन या मैपिंग बोलेंगे। और यहाँ पर हम फंक्शन के जब प्रकार पढ़ेंगे तो वो फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इसमें कैसे दो इनपुट से कैसे एक आउटपुट आता है, या कोई आउटपुट में छूटता है कि नहीं छूटता है, मैपिंग कैसी होती है, प्रतिचित्रण कैसा होता है, उसके आधार पे हम फंक्शन के प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैंने डेफिनेशन टाइप की कुछ लिखी है, देखिए ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई है। दूसरा यहाँ देखिए क्या लिखवाए हैं, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स शुड हैव एन इमेज इन बी, हर एक एलिमेंट एक्स का जो है मैप होना चाहिए, मैंने बता दिया। नो एलिमेंट ऑफ एक्स हैव मोर देन वन इमेज इन वाई, वही है इसका मतलब ए आपका 1 और 2 से मैच नहीं करना चाहिए। और ईच एलिमेंट यानी कि डोमेन में फुल होना चाहिए, डोमेन आपका जो है फुल होना चाहिए, डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। वन बोथ सेट्स शुड बी नॉन एम्प्टी, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी सेट जो है, दो सेट अगर आपके हैं, दो सेट हैं अगर आपके, तो इसको कोई ना कोई एलिमेंट रखना जरूरी है, एक या एक से अधिक एलिमेंट रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि इम्प्टी सेट हो कोई ना कोई, इसमें कोई भी सेट से इम्प्टी नहीं होना चाहिए। चौथी बात क्या, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट रिलेशन इज नॉट फंक्शन, इस पर हम बातचीत कर चुके हैं कि हर एक फंक्शन, जितने भी फंक्शन होंगे वो सब संबंध होंगे, यानी कि रिलेशन होंगे, लेकिन सभी रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होते, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। कुछ ही रिलेशन होते हैं जो फंक्शन होते हैं, जिनमें ये दो प्रारंभिक नियम काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन, सीधा सीधा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर डोमेन मैंने बता दिया है, कोई फंक्शन जब भी ऐसा लिखा हो ए से बी या एक्स से वाई, बी में लिख देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया ये भाई डोमेन कहलाएगा, मोटा मोटा जान लो। और दूसरा सेट जिधर ये तीर का निशान बन रहा है इसको कोडोमेन कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन कहेंगे, कोडोमेन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। और जो इनपुट रखने पर जो आउटपुट आएगा वही रेंज होगा फंक्शन का, वही रेंज होगा फंक्शन का। तो इस क्वेश्चन को आइए देखिए, बातें साफ, तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है, और कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू बी एंड एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए इसको कर लेते हैं हम लोग। एक सेट बनाते हैं ये वाला, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सेट है, सेट के वैल्यू रखिए यहाँ पर -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, नॉन एम्प्टी सेट ये हो गया हमारे पास। और दूसरे सेट के बारे में बोले, सेट बी हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, तो सेट बी हमारा हो गया नेचुरल नंबर का। इसमें बहुत सारी वैल्यू होंगी, 1 2 1 सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है, 2 3 4 5 6 ऐसे करते चले जाइए, तो नेचुरल में बहुत सारी वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोडोमेन। तो मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ इसको, डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन वो है जिधर से तीर जा रही हो, तीर किधर से जा रही, ए से जा रही बी की तरफ, ए हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा है, तो इसी को डोमेन कह लेंगे। तो डोमेन इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, ये डोमेन एक्चुअल में क्या होगा, ये सेट ए के ही बराबर होगा। तो चाहो तो सेट ए पहले लिख दो, बाद में इसकी वैल्यू लिख दो, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। कोडोमेन क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन ये कौन सा सेट है भाई, हमारा बी है, और दरअसल ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें सारी वैल्यू है, 1 से लेकर 2 3 डॉट 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 बहुत सारी हैं। कोडोमेन हो गया। अब रेंज की बात आती है, रेंज ऑफ फंक्शन कैसे निकालोगे, रेंज ऑफ फंक्शन कैसे निकालोगे भाई, रेंज ऑफ फंक्शन कैसे निकालोगे, ये देखिए यहाँ पर। इसके लिए रूल तो लगाओ, पहले इनपुट तो डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखे हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कितना दे रखे हैं, देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप एफ ऑफ 1 निकालिए, 1 क्या ये सारी वैल्यू रखेंगे बारी बारी से, 1 है कि नहीं, हाँ है, तो 1 पर क्या मिलेगा हमको जरा बताओ, 1 पर क्या मिलेगा, यहाँ रखो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 दे देगा। एफ ऑफ 2 भी है हमारे पास, तो x के यहाँ पर 2 आएगा, 4 आ जाएगा। एफ ऑफ -2 रखेंगे तो भी ये 4 ही आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। एफ ऑफ -1 करोगे ये 1 देगा, और एफ ऑफ 0 करोगे तो 0 आएगा, एफ ऑफ 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे
हमारे पास नेचुरल नंबर में जाना है भाई, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो यहाँ पे छूट जा रहा है। देखिए यहाँ पर जीरो वाला तो सही नहीं है, क्योंकि रेंज आप जब फंक्शन की बात करोगे तो क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, जीरो पर जीरो आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन जीरो इसमें कहीं पाया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। तो जीरो हो गया, वन पर वन हो जाएगा, टू पर कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और क्या क्या मिला है, जीरो वन फोर, बस तीन ही वैल्यू मिली है। तो जीरो वन फोर तीन ही वैल्यू मिली है और कोई मिला, क्योंकि दो का स्क्वायर एक का स्क्वायर, जीरो यहाँ पर भी है, और जीरो आपके डोमेन में कहीं दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है कि आउटपुट में जीरो कहीं दिख नहीं रहा है भाई जी। तो इसको ऐसा करिए, नेचुरल नंबर ना करके इसको होल नंबर करिए, तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। इसको होल नंबर करिए तो यहाँ हमको जीरो भी दिख जाएगा, ठीक है। जब जीरो करेंगे तो ये हमारा ठीक ठाक से काम करना शुरू कर देगा, ये डिफाइंड हो जाएगा, ये मशीन हमारी काम करेगी, क्योंकि मशीन आपने यहाँ पर इनपुट डाल दिया जीरो, और यहाँ जीरो मौजूद नहीं जिधर ले जाना है, वो मतलब कि आपके इस सेट में है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए हो सकता है यहाँ कहीं गड़बड़ी हुई हो, नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, होल नंबर रहेगा, तब हमारे पास ये रेंज हो जाएगी। इस केस में, इस केस में रेंज हमारी क्या होगी, 0, 1 और 4, ये हमारी रेंज होगी, ठीक है। लेकिन जब अगर केवल नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इस केस में फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर की जो वैल्यू उधर ले जा रहे हैं वो उधर मौजूद ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम। जबकि इधर हर एक वैल्यू को रखना जरूरी है, डोमेन का हर एक एलिमेंट यहाँ पे रखना, इनपुट में रखना जरूरी है। तो उस हिसाब से अगर जीरो रखोगे तो यहाँ भाई जीरो आ जा रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे हमारा जो सेट है ये सही से डिफाइंड नहीं हुआ है फंक्शन हमारा, ये माना जाएगा। फंक्शन को डिफाइंड करना है तो आपको एफ यहाँ से सेट ए से ले जाना है, किसमें, होल नंबर में ले जाना है, तभी ये डिफाइंड होगा फंक्शन, ठीक है ना। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तीन बातें हैं। डोमेन ये है जितने इनपुट रखो, कोडोमेन वो है सारा का सारा सेट जिधर तीर गई है, रेंज वो है जिसमें रखने पर जो आउटपुट केवल देगा ये। जैसे माइनस जीरो पर क्या दे देगा, जीरो दे देगा, वन और वन पर भी कितना देगा ये, सॉरी, वन पर भी वन देगा, और माइनस वन पर भी वन देगा, और टू पर कितना देगा ये, फोर देगा, और माइनस टू पर भी फोर देगा। तो इतना दिमाग में रखिए। तो यहाँ पर आपका जो रेंज आ रहा है 0 या 1 या 4, क्योंकि जो भी इनपुट यहाँ से उठा के रखे हुए तीन ही वैल्यू देता है, 0 या फिर 1 या फिर 4, तीन ही वैल्यू देता है ये, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन या ग्राफ, इसके हम लोग खींचेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हमारा है इसका ग्राफ सहित हम लोग सीखेंगे। इसमें वन वन फंक्शन क्या होगा अगले वीडियो में, मेनी वन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू क्या होता है, मेनी वन ऑन टू क्या होता है, मेनी वन इनटू क्या होता है, ये सारी चीज़ सीखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।